जय हिंद दोस्तों। आज एक व्यक्ति के सवाल के जवाब में मैं वीडियो बनाने जा रहा हूं और ये समस्या जो है अपने देश में लाखों लोगों की समस्या है। लाखों क्या बोलूं, मुझे लगता है करोड़ों लोगों की समस्या होगी जो इन्होंने सवाल किया है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे लोगों की यह शिकायत रहती है कि हमारे बड़े पापा के नाम से ज्वाइंट फैमिली था, बड़े पापा के नाम से प्रॉपर्टी है, मतलब चाचा जी के नाम से प्रॉपर्टी है, तो वो है कि मर गए हुए हैं या फिर इस दुनिया में नहीं है। हमारे चचेरा भाई हमें प्रॉपर्टी बांट के नहीं दे रहा है। हमारे पापा हमारे चाचा साथ में रहते थे, साथ में काम करते थे, लेकिन प्रॉपर्टी एक व्यक्ति के नाम से लिया गया, तो प्रॉपर्टी में हमारी हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी। तो इस तरह का सवाल है। तो इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, यह सवाल इसी प्रकार का है कि जौनपुर उत्तर प्रदेश से अम्बेश यादव नाम के एक व्यक्ति ने सवाल किया है कि मेरे बड़े पापा के नाम से एक प्रॉपर्टी लिया गया जो 1962 में लिया गया था और 1964 में वो डेथ कर गए। जब 1964 में उनके बड़े पापा डेथ कर गए तो उनके बच्चों को अम्बेश यादव के पिताजी ने पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, उनको सेटल किया, सब कुछ किया। लेकिन अभी तक बड़े पापा के नाम से ही प्रॉपर्टी है और सभी लोग मिलजुल के साथ में रह रहे थे। लेकिन अभी क्या है कि बड़े पापा के लड़के सब जो है अब बोल रहे हैं कि इसमें प्रॉपर्टी मैं आपको नहीं दूंगा, देने के लिए तैयार नहीं है। तो अम्बेश यादव का ये कहना है कि उसमें मेरी हिस्सेदारी होगी या नहीं होगी। तो आपको बता दूं, देखिए ये सिंपल सा चीज है, आप खुद से समझ सकते हैं। और ये लॉ भी अपने यहाँ है, बिल्कुल आसान लॉ है, लगभग हर व्यक्ति जानता है। लेकिन मैं आज इसको पूरा क्लियर करूंगा कि आपके बड़े पापा आपके चाचा के प्रॉपर्टी में आपकी हिस्सेदारी है या नहीं। तो ये बिल्कुल इलीगल सवाल ही इलीगल है। बड़े पापा जो है आपके, उनके नाम से प्रॉपर्टी लिया गया, प्रॉपर्टी लिया गया तो उनमें सीधा सीधा उनके बच्चों का ही हक है। उनके नाम से जो भी प्रॉपर्टी है उनके बच्चों का ही हक है, चाहे उनका बेटा है चाहे उनका बेटी है, उनके वंशज का ही हक है। इसमें भतीजा का या भाई का किसी प्रकार का कोई अधिकार है ही नहीं। अब भले ही आपके पापा ने बड़े पापा के बच्चों को पाला खिलाया पिलाया पोसा, उनको कामयाब बनाया, इस चीज का प्रमाण भी तो आपके पास होना चाहिए, इस चीज का प्रूफ भी तो होना चाहिए आपके पास। अगर है कल होके आप कोर्ट में दावा भी करते हैं इस चीज के लिए कि ज्वाइंट में रहते हुए उस प्रॉपर्टी को लिया गया और मैंने खर्च किया इसमें, या फिर मैंने इसमें पैसा दिया, या मैंने उनके बच्चों को पाला, अगर ये प्रूफ करने में सफल भी होते हैं तो कोर्ट में इस केस को साबित करते करते केस चलते चलते 5 से 7 साल 10 साल 20 साल भी लग सकता है। और ये साबित होगा या नहीं होगा इस चीज की गारंटी भी नहीं है। और साबित तो हो भी जाएगा तो आप जो चाह रहे हैं कि बराबर के बंटवारा में हिस्सेदारी मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। पता चलेगा जितनी आपको जमीन मिलने वाला है थोड़ा बहुत, उससे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा आपकी खर्च होगा, समय बर्बाद होगा, आपकी पूरी जवानी बर्बाद हो जाएगी, एक दूसरे में नफरत भी पैदा हो जाएगा। तो आपको बता दूं कि इस तरह के लॉ है कि बड़े भाई के संपत्ति में छोटा भाई दावा कर सकता है, लेकिन किस पीरियड में कि ज्वाइंट फैमिली रहा और दोनों का पैसा बराबर लगा हो, ज्वाइंट फैमिली में रहा और दोनों काम कर रहा हो, दोनों का पैसा उसमें लगा हुआ हो। इस चीज के छोटे भाई को प्रमाण होना चाहिए कि मेरा भी पैसा उस प्रॉपर्टी में लगा हुआ है। तो इस चीज को आप प्रूफ करेंगे कोर्ट में तब जाके हो सकता है, लेकिन प्रूफ करने में भी काफी टाइम लगता है, समय लगता है, आपको कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ता है। ये तो 1962 का मामला है, 64 का मामला है, पुराना मामला है। तो आपको बता दूं इस चीज को तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि आपको दावा करने पर आपको मिलेगा, क्योंकि आपके पास गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि प्रूफ तो होगा ही नहीं। प्रूफ का मतलब ऐसे वैसे नहीं है कि सादा कागज पर जाके आप कोर्ट में प्रूफ दिखा देंगे और प्रूफ हो जाएगा। प्रूफ का मतलब होता है कि वो प्रॉपर्टी लोन पे अगर लिया गया है तो उस लोन में आपका भी नाम है या नहीं, या फिर बड़े पापा के नाम से आपका लोन लिया गया था, लोन पे प्रॉपर्टी लिया गया था, उसमें आपके पापा ने ईएमआई भरा, तो उसका कोई रिसिप्ट है कि नहीं कि आपके पापा के नाम से भी कुछ ईएमआई गया है, या फिर आपके पापा ने जमा किया था बैंक के द्वारा, या फिर कैश में ही अगर वो प्रॉपर्टी लिया गया था तो आपके पापा ने अगर उन्हें पैसा दिया था तो कोई ऐसा प्रूफ है कि नहीं, चेक के द्वारा दिया था या फिर ट्रांसफर के द्वारा दिया था। अगर आप बोलेंगे कैश दिया गया था तो उसका तो कोई प्रमाण ही नहीं है, तो कोर्ट में कभी प्रूफ ही नहीं होगा, क्योंकि कोर्ट में अक्सर सबूत का ही वैल्यू होता है और सबूत के साथ साथ गवाह का भी, दोनों की जरूरत पड़ती है। न सिर्फ गवाह से आपका काम चलेगा और न सिर्फ सबूत से आपका काम चलेगा। तो ये दोनों चीज चाहिए जो साबित करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। 1962 और 64 का मामला, अभी हाल ही का भी अगर ऐसा मामला है तो भी साबित करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा चीज आपको बता दूं कि अब क्लियर से बता देता हूं कि कोई भी आपके चाचे का नाम से प्रॉपर्टी किसी भी व्यक्ति को, चाहे आपके बड़े पापा के नाम से चाहे छोटे पापा के नाम से, इस चीज को दिमाग से हमेशा निकाल कर रखिए कि उसमें आप कभी दावा कर सकता है, कोई भतीजा कभी दावा कर सकता है। आपका किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं होता है। सीधा सिंपल सा मानिए कि आपके पापा के नाम से अगर कोई प्रॉपर्टी है, क्या आप अपने चाचा के लड़कों को देंगे?
कभी नहीं देंगे, कतई नहीं देंगे। चाहे वो बैंक बैलेंस हो, चाहे इंश्योरेंस का पैसा हो, चाहे कहीं सेविंग का पैसा हो, चाहे कोई प्रॉपर्टी है हो, चाहे कोई फ्लैट हो, नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? कि सीधा सा सबको पता है कि मेरे पापा के नाम से है, मतलब मेरा है, मेरी बहनों का है, मेरे भाइयों का है, मेरे माता का। कभी भी भतीजा भतीजी का ऐसे डायरेक्ट हिस्सेदारी नहीं होता है। अगर ऐसे हिस्सेदारी होने लगे तो कोई 5 भाई हो, 7 भाई हो, 4 भाई हो, 3 भाई हो, और एक भाई अगर प्रॉपर्टी खरीद लेता है तो उसमें सारे लोगों का पता चलेगा भतीजा भतीजी की हिस्सेदारी हो गया, उनके बच्चे कहाँ जाएंगे। तो इस बात को तो दिमाग से निकाल ही दीजिए कि उसमें आप कानूनी रूप से कोई दावा कर सकते हैं। हाँ, अब इंसानियत की बात आती है यहाँ पर। हाँ, अगर आपके पापा ने अपने भतीजा भतीजे को, आपके बड़े पापा के लड़का बच्चे को पाला, पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया, वो इस दुनिया में अब नहीं है। अब उन भतीजा भतीजी की इंसानियत अगर हो कि चलो हम ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, हमारे पापा के नाम से प्रॉपर्टी था, लेकिन हमारे चाचा ने भी इसमें कुछ पैसे लगाए थे, या फिर सम्मिलित में खरीदा गया था, उन्होंने मुझे पाला पोसा भी, तो इस इंसानियत के नाते अगर उनके अंदर इंसानियत हो तो हो सकता है उसमें से आधा प्रॉपर्टी हो या फिर 1 भाग हो, चाहे जितना भी आपको देना चाहे वो लिखित रूप से दे सकता है, आपके नाम से रजिस्ट्री कर सकता है, बैनामा कर सकता है, या फिर आपके नाम से कोई गिफ्ट डीड कर सकता है। वो अलग मैटर हो जाता है, वो इंसानियत में आ जाता है। कानूनी रूप से, लीगल रूप से आपका उसमें कुछ किसी प्रकार का कुछ बनता ही नहीं है, तो दावा करने से मुझे नहीं लगता कि कोई फायदा है। आप जब तक है लेकिन कोशिश करिए कि अपना कहीं पर खरीद के आप बच जाए, अन्यथा आने वाला समय में और आपको कष्ट देगा। अगर आप उसमें है तो आज न कल वो आपको छोड़ना ही पड़ेगा किसी भी हालात में। और ऐसी समस्या देश में, मैंने बोला ना कि लाखों नहीं करोड़ों लोगों की है। ज्वाइंट फैमिली में जब तक रहते हैं, देखिए ज्वाइंट फैमिली में कभी भी आप रह रहे, कभी भी रह रहे, कोशिश करिए अगर दोनों व्यक्ति का पैसा लग रहा है, अगर सिर्फ सभी भाइयों का कमाई लग रहा है, तो आप प्रॉपर्टी कोई भी खरीद रहे हैं तो जितने लोगों का पैसा लग रहा है उतने लोगों को नाम से भी होना चाहिए, उसमें नाम सम्मिलित होना चाहिए। अगर रजिस्ट्री करा रहे हैं, देखिए प्रॉपर्टी के मामले में कभी भी भरोसा नहीं चलता है, चाहे वो अपने बेटा क्यों ना हो, औलाद क्यों ना हो, चाहे अपना भाई क्यों ना हो। यहाँ कानून चलता है, नियम चलता है। यहाँ तो यहाँ तक है कि अगर आपके नाम से प्रॉपर्टी है, आप अगर जीवित है तो आपके जीते जी आपके बच्चों का भी अधिकार नहीं है, आपके बच्चा बच्ची का भी अधिकार नहीं है, उसमें से कुछ नहीं ले सकता है। आप अपने जीते जी उसको बेच सकते हैं, किसी को दे सकते हैं, किसी को विल कर सकते हैं, किसी को वसीयत कर सकते हैं। तो जब जीते जी आपके औलादों का उसमें हक नहीं, आपके मरने के बाद होता है, तो आपको ये चीज सोचना चाहिए कि उनके रहने न रहने भतीजे भतीजी को तो सवाल ही नहीं उठता है किसी प्रकार के उसमें दावा का। अगर कोई व्यक्ति अगर जिंदा रहते हुए अगर किसी को विल कर देता है, गिफ्ट कर देता है, वसीयत कर देता है बाय पेपर, तो उसका बच्चों का भी अधिकार खत्म हो जाता है उसमें से। जिसके नाम से विल करता है, वसीयत करता है, गिफ्ट डीड करता है, उसके नाम से हो जाता है प्रॉपर्टी। तो यहाँ तो बात है कि चाचा चाची के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें तो किसी प्रकार का सवाल ही नहीं होता है। ये जो पार्टीशन शूट होता है, जो बंटवारा के लिए केस होता है, किया जाता है, ये उस चीज के लिए होता है कि आपका पैतृक संपत्ति है, आपके दादा के नाम से है, परदादा के नाम से है, अगर चाचा नहीं दे रहा है तो उसमें आप दावा कर सकते हैं, पार्टीशन शूट कर सकते हैं। किस स्थिति में? जब वो आपके दादा के नाम से प्रॉपर्टी है, परदादा के नाम से प्रॉपर्टी है, तो तब कर सकते हैं। अगर चाचा नहीं दे रहा है तो जो चाचा के खुद के नाम से प्रॉपर्टी है तो उसमें तो किसी प्रकार का कोई दावा करने का राइट ही नहीं बनता है। तो ये मैं देखिए अम्बेश यादव जी को मैं आपको बता दूं कि ये जो लॉ है, नियम है, कानून है, वही बताऊंगा मैं, वही चीज मैं आपको बताया हूं। बाकी इसके बारे में और जानकारी आप ले सकते हैं, कोई भी आपको यही बात बताएगा, यही लॉ है। अगर जबरदस्ती आप कानूनी लीगल एक्शन लेते हैं, आप लेना चाह रहे हैं, तो फिर मैंने जो बताया उसका रिजल्ट वही होगा कि 10 साल, 15 साल, 20 साल लड़ने के बाद भी, आपके उससे ज्यादा पैसे खर्च होने के बाद भी आपके हाथ में कुछ लगने वाला है नहीं, क्योंकि आपके बड़े पापा का नाम से प्रॉपर्टी है और उनके बच्चे का उस पर कब्जा है, बच्चे जीवित है, वो देना चाहे ना देना चाहे वो उसकी मर्जी है। दूसरा ऑप्शन भी मैंने बताया कि इंसानियत है, प्यार मोहब्बत से बैठ के आपस में कर सकते हैं, उनसे ले सकते हैं, लिखित रूप से ले सकते हैं, फिर वो आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लड़ के आप उसमें से नहीं ले सकते। तो मुझे लगता है इस समस्या के जितने लोगों का समस्या रहा होगा इस तरह का, उसका समाधान हो गया होगा कि चाचा का प्रॉपर्टी में भतीजा का कोई हक नहीं होता है। कब होता है? जब वो पैतृक संपत्ति हो, दादा परदादा के नाम से हो, और चाचा कब्जा करके बैठा हुआ है, नहीं दे रहा है, उसमें से ले सकते हैं। लेकिन खुद के नाम से अगर खरीदा हुआ है प्रॉपर्टी, चाहे पैसा किसी का भी लगा हो, आप उसमें से किसी भी प्रकार का हिस्सेदारी नहीं ले सकते हैं। दोस्तों, आपका भी इसी प्रकार से कोई सवाल है, प्रश्न है, कुछ पूछना है, कुछ जानना है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके सवालों में भी इसी प्रकार से वीडियो बनाऊंगा। देखिए, पर्सनली किसी को जवाब देना संभव नहीं हो पाता, हर कमेंट का जवाब देना संभव इसलिए नहीं हो पाता है कि इस तरह के सवाल 10 लोगों का होता है। तो 10 लोगों का होता है, तो सबको अलग अलग सवालों का जवाब देना संभव नहीं हो पाता है। तो मैं कोशिश करता हूं कि इस तरह के टॉपिक पर जो भी आता है सवाल, मैं उस पर वीडियो बना देता हूं, ताकि हर व्यक्ति इस चीज को समझ जाए, हर व्यक्ति देख ले जो मेरे सब्सक्राइबर है, और अलग अलग मुझे जवाब नहीं देना पड़े।
तो आप सवाल करिए, आपके सवालों पर वीडियो जरूर बनेगा। दोस्तों सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पुराने सब्सक्राइबर है तो कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ आपका। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।